दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अपने राष्ट्रपिता के बापू की। आज मैं बात कर रही हूँ अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो इनके बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने से पहले दोस्तों मैं बताऊं, मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स में। आज का इस वीडियो का टॉपिक है हमारे देश के बापू, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इनके पूरे नाम की। तो मैं बताऊँ कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और सबसे इंटरेस्टिंग कि इनके माँ और पिताजी, माँ पुतलीबाई और पिताजी करमचंद गांधी, जो कि उस समय पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। तो ये दोनों बचपन में महात्मा गांधी जी को मोनिया के नाम से बुलाते थे, प्यार से इन्हें मोनिया कहा करते थे। तो आज के ज़माने में जैसे कि हम लोग कहते हैं निक नेम है, तो इसी तरह से मोनिया महात्मा गांधी जी का निक नेम था। लोग प्यार से इन्हें मोनिया बुलाते थे। और लोग का क्या कहें, इनके माँ पिताजी इन्हें और इनके बड़े भाई बहन इन्हें मोनिया बुलाते थे। अब अगर ये बात की जाए कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो मैं बताऊं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और फिर बारी आती है कि जब इनका जन्म हुआ, इनका नामकरण भी हो गया, इनके माता पिता को भी हमने जान लिया, तब बारी आती है जानने की कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई। तो मैं आपको बताऊं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। और हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से किया था। और अगर आगे की पढ़ाई की बात कर ली जाए, मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई की बात की जाए कि इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई कब की, कहाँ से की, और इस तरह की अगर बातों का जब पॉइंट आता है तो मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक के परीक्षा और इसके बाद की पढ़ाई इन्होंने भावनगर के सामल दास कॉलेज से इन्होंने आगे की पढ़ाई की। और वकालत की पढ़ाई इन्होंने अगर बात कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहे थे, इन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री भी ली थी। और बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये 1888 ईस्वी में ये लंदन गए थे, जहाँ से कि इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्होंने वकालत के लिए एडमिशन लिया और यहीं से ये अपनी पढ़ाई में लग गए। हम सबको भी ये पता है कि लॉ की पढ़ाई बैचलर डिग्री 3 साल की होती है और इन्होंने शुरू किया 1888 में। तो 1891 में यानी कि 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री मिल गई। और अगर इनके पहले केस की बात कर ली जाए कि बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद इनका पहला केस कौन सा था और कहाँ हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि 1893 में ये अब्दुल्ला के केस के लिए ये फिर से दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अब्दुल्ला का केस लड़ा 1893 ईस्वी में। और अगर मैं आगे की चर्चा करूं इनके बारे में मैं बताऊं तो वहीं 1893 में जब ये अब्दुल्ला के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तो वहीं उन्होंने 1894 में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की। अब अगर मैं इनकी जानकारी इनके बारे में बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि ये जब
भारत वापस लौटे, यानी कि जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, अपोलो बंदरगाह पर जब इनका आगमन हुआ, तो इन्हें कैसरे हिंद की भी उपाधि दी गई, जिसे कि बाद में इन्होंने अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को इन्होंने वापस लौटा दिया था कैसरे हिंद की उपाधि, लेकिन इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिली। और ये उपाधि मिलने के भी कुछ कारण थे। मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत आने से पहले इन्होंने विदेशों में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन महत्वपूर्ण कामों में अगर इनको ये कहा जाए कि 1904 ईस्वी में इन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी, यानी कि इनका जो महात्मा गांधी जी का जो पहला हथियार था, जो सार्वजनिक हथियार था जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है उनका सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह की शुरुआत, इसका पहला शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 ईस्वी में। और अगर मैं ये बात करूं कि हम सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस के भागीदार थे, कांग्रेस में ये सम्मिलित थे, तो मैं आपको बताऊं कि ये कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन फिर भी इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। पहली बार इन्होंने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि इनके विदेशों में किए गए कार्यों की, तो उसमें अगर मैं इनके टॉल्स्टॉय फार्म का जिक्र ना करूं तो हमें लगेगा कि हमने इन्हें नहीं जाना। तो मैं आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी इन्होंने 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। और हमारे भारत में इन्होंने क्या क्या किया ये तो आप सबसे अनभिज्ञ नहीं है। इन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 1923 में अखिल भारतीय चरखा खादी बोर्ड की स्थापना की, 1925 में चरखा संघ की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे कार्य इन्होंने भारत में भी किए। और अगर मैं इनके स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की बात करूं कि आखिर इनका क्या रोल था, क्या प्ले था इनका हमारे भारत की आज़ादी में, हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, तो मैं आपको ये बताऊं कि इनका मुख्य हथियार था अहिंसा। ये अहिंसा के माध्यम से लोगों का हृदय परिवर्तन कर, सत्याग्रह करके ये सामने वाले को विवश कर देते थे अपनी बात मानने पे। और अगर ये कहा जाए कि इनका ये सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, तो इसे बताने से पहले मैं ये बताऊं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और अगर मैं भारत की आज़ादी में इनके रोल की बात करूं तो मैं ये बताऊं कि भारत और भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत और भारतीय स्वतंत्रता के ये प्रमुख राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता थे। राजनैतिक इसलिए क्योंकि कांग्रेस इन्हीं के आधार पर चलती थी, इन्हीं के गाइडलाइन से, इन्हीं के निर्देश से कांग्रेस चलती थी। हालांकि मैंने आपको बताया कि कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, फिर भी इन्हीं के दिशा के अनुसार, इन्हीं के दिए गए निर्देश के अनुसार ही हमारी कांग्रेस चलती थी। तो इसीलिए मैं इन्हें कह रही हूँ कि ये भारत और भारतीय स्वतंत्रता के ये राजनैतिक और आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, इन्होंने सत्य का रास्ता अपनाया, इन्होंने परमार्थ का रास्ता अपनाया। इन्होंने खुद को के लिए नहीं बल्कि देश हित सर्वोपरि रखा, जो कि हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है। और इन्हीं सब कारणों से ही, इनके विशेष कारणों से, अहिंसा, सत्य, इन सब पर चलने की वजह से, सात्विक
अपना आचरण सात्विक रखने की वजह से ही इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई। और मैं ये आपको बताऊं, इन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि 1915 में जीवराम कालिदास ने दिया था, जो कि वेदाचार्य थे, ये वैद्य थे। और इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें भड़वली मौखिक रूप से ही इन्हें महात्मा की कह करके संबोधित किया था 1915 में। हालांकि 1919 में अपने लेख में छापने की वजह से, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में छपे अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया, तो फिर ये जग विदित हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी है। लेकिन सबसे पहला संबोधन इनके लिए महात्मा का जीवराम कालिदास जी ने दिया, जो कि एक वैद्य थे। और इन्हें इसी तरह की बहुत सारी उपाधियां मिली। जैसे मैं बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें बापू कहते थे। अब यहाँ भी एक मत यह भी आता है कि जब रंगून में सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उस समय उन्होंने भी रेडियो प्रसारण के माध्यम से इन्हें बापू कह करके, और बापू इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि महात्मा गांधी जी गुजराती हैं और गुजराती में पिता को बापू कहा जाता है गुजरात में। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जब रंगून में अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो इनकी शुभकामना, इनका आशीर्वाद पाने के लिए रेडियो प्रसारण के माध्यम से इन्हें बापू कहा था। लेकिन फिर भी वहाँ भी मत बदल गया और इस उपाधि को देने की संज्ञा, इस उपनाम को देने की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया गया। और फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिर्फ एक ही नहीं, दो उपनामों का प्रयोग किया था इनके लिए। बापू के साथ साथ सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की भी संज्ञा दी थी, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा था। और अगर फिर अब इनके और भी उपनामों की बात की जाए तो खुदाई खिदमतगार ने इन्हें मलंग बाबा कहा था। चर्चिल ने, एक विदेशी चर्चिल ने भी इन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। शेख मुजीबुर की बात की जाए तो उन्होंने इन्हें महात्मा गांधी जी को जादूगर की संज्ञा दी थी। तो इस तरह से कई उपनाम इनके लिए प्रचलित हुए। तो अब बात करते हैं इनके आत्मकथा की, इनकी लेखनी की, कि इन्होंने क्या क्या लिखा। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो इनकी जो आत्मकथा है द ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट, यानी सत्य के मेरे प्रयोग, ये इन्होंने 1925 में लिखा था, जिसमें कि इन्होंने सत्य के साथ हुए अपने प्रयोग के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया ही है कि सत्य और अहिंसा ही इनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसके दम पर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो और अगर इनके और भी पुस्तकों की बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम, हिंद स्वराज, अनासिक्त योग और सप्त ब्रह्म व्रत, गीता माता, इस तरह की बहुत सारी लोकप्रिय पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। इन्होंने इन सारी किताबों की भी रचना की और इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए। अब जैसे कि यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, द ग्रीन पैम्पलेट है, हरिजन है, स्वराज है, इस तरह से कई सारे समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। और अगर मैं बात करूं स्वाधीनता संग्राम में इनके योगदान की, तो आप सबको ही पता है कि भारत में इनका सत्याग्रह का शुरुआत, कि कब इन्होंने शुरुआत किया, तो मैं बताऊं कि भारत में सबसे पहला इन्होंने जो सत्याग्रह की शुरुआत की थी वो बिहार के चंपारण से किया था। मैं अपने बिहार विशेषांक में
इस मैटर पर भी डिटेल्स में चर्चा करूंगी कि वहाँ चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्यों हुई थी। तो मैं ये आपको बताऊं कि आज़ादी के शुरुआत के लिए अंग्रेज़ों को सबसे पहला चुनौती देने के लिए इन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र को चुना, जहाँ की ब्रिटिश शासक नीलहे खेतिहरों पर, यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार करते थे। तो उस वक्त इन्होंने किसानों के पक्ष से खड़ा होकर के, नीलहे खेतिहरों के पक्ष से खड़ा होकर के अंग्रेजों को चुनौती दी। सेम यही कंडीशन गुजरात के खेरा में भी था, वहाँ भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगर बात की कर ली जाए तो इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था, दांडी मार्च के नाम से जो फेमस हुआ है। उस समय भी अंग्रेजों ने नमक के उत्पादन पर बहुत भारी कर लगा दिया था, जिसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया था और ये कहा था कि हम स्वयं नमक बनाएंगे। और इन्होंने खुद से जाकर, और इनके पीछे जब इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, आह्वान किया था दांडी मार्च का, तो इनके पीछे पूरी भारत की जनता उमड़ पड़ी थी। बहुत सारे भारतीय जनता इनके साथ साथ चल पड़ी थी और इन्होंने पैदल दांडी मार्च किया था और जाकर खुद से नमक बनाया था। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो असहयोग आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने जो ये चरखा संघ की स्थापना की थी या खादी बोर्ड की स्थापना की थी, तो इन्होंने स्वदेशी को अपनाने के लिए भी, यानी कि विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के मार्ग पर भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। और इनके अनुसार ही कई लोगों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने, आम नागरिकों ने भी विदेशी वस्तुओं का त्याग कर खादी पहनना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह के बहुत सारे कार्य जो हैं इनके द्वारा किए गए थे। गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये फेमस भी इन्हीं के नाम से है, लोग इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से ही जानते हैं। इसी तरह से हमारी आज़ादी में भी इनका पूरा सहयोग रहा है, भारत को आज़ादी दिलाने में इनका पूरा सहयोग रहा है। अब अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको बताऊं कि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई, जब हमारे भारत को आज़ादी मिल गई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाए, इनकी मृत्यु नहीं, इनकी हत्या हुई थी। नाथूराम गौडसे के द्वारा इनकी हत्या हुई थी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, ये तो मैंने शॉर्टकट में निकाला, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे नेट चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाते रहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे हर वीडियो के अंत तक आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप अंत देखना भूलते हैं, अगर आप बीच से स्काइप करते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स आपसे मिसिंग हो जाते हैं जो कि एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये तो हो गई आज की हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता की जानकारी। मैं अगले पार्ट में मैं बिहार के वीर बांकुड़े कुंवर सिंह के ऊपर एक विशेषांक लाऊंगी, जिनमें मैं इसी तरह से उनकी आत्मकथा बताऊंगी कि वो क्या थे, क्या किया, उनका क्या योगदान था। इन सारे टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।